हाय एंड वेलकम टू डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम एनालिसिस। आप अगर मेरी वीडियो को पहली दफ़ा देख रहे हैं तो मैं आपको खुशामदीद कहता हूं अपने इस कोर्स में जिसका नाम डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम एनालिसिस है। मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि अपकमिंग वीडियोस पे आपको इससे रिलेटेड बहुत नत नई जानकारी मिलने वाली हैं जिस पे आप जान सकेंगे बड़े आसानी के साथ कि डेटा स्ट्रक्चर क्या है और इसको हम बड़े आसानी के साथ क्रैक करना भी सीखेंगे ताकि किसी भी वक्त इंटरव्यू लेवल पर या फिर एग्जाम लेवल पर आप आसानी के साथ इसमें कामयाबी हासिल कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। इस सेशन के अंदर हम मर्ज सॉर्ट पढ़ने जा रहे हैं कि एक्चुअली मर्ज सॉर्ट डेटा स्ट्रक्चर में किस तरह से काम करता है। सॉर्टिंग की टेक्निक्स हम डिफरेंट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो स्लाइड पे सबसे पहला पॉइंट जो कि इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि जो मर्ज सॉर्ट है वो किस एल्गोरिथम के बेस पर वर्क कर रहा होता है। तो ये डिवाइड एंड कंकर्ड अप्रोच को यूज़ कर रहा होता है जिसके बेस पर ये अपने प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में कन्वर्ट करता है। नीचे दिए हुए स्नैप को अगर आप बगौर देखें तो यहाँ पर हमारे पास ये वो प्रॉब्लम है जिसे आप सॉल्व करना चाह रहे हैं। तो डिवाइड एंड कंकर्ड यहाँ पर ये कहता है कि कोई ऐसा प्रॉब्लम जो कि डिफरेंट चंक में डिवाइड होने की कैपेबिलिटी रखता है, आप अगर इस तरह से अपने प्रॉब्लम को डिवाइड करेंगे तो वो बड़े आसानी के साथ सॉल्व हो सकता है। कैसे? एक प्रॉब्लम है, आपने उसको दो पार्ट में डिवाइड किया, दो पार्ट में डिवाइड करने के बाद फर्दर आपने डिवाइड किया जब तक वो एक सिंगल चंक में कन्वर्ट नहीं हो जाता। सिंगल चंक में कन्वर्ट होने के बाद आपने सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद आप दोबारा इन्हें मर्ज करते हो जैसे कि आप एरो पे भी देख रहे हो और यहाँ पर भी आपने यही काम किया। दोनों को मर्ज करने के बाद फाइनली आप उसी इनिशियल स्टेज पर सॉल्व करने के बाद ले जाते हो जिस इनिशियल स्टेज पर वो प्रॉब्लम के फॉर्म पर मौजूद था। तो इस स्ट्रैटेजी को मर्ज सॉर्ट यूज़ करता है और ये जैसे मैंने स्टार्टिंग पे भी जिक्र किया कि एक बड़ा जो हमारे पास प्रॉब्लम है वो सब पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है और उसके बाद उसका सॉल्व करना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो मर्ज सॉर्ट इसी टेक्निक को यूज़ करता है और उसके क्या स्टेप्स हैं तो इस चीज़ को समझते हैं और एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से भी इसको सॉल्व करके देखेंगे। तो स्टेप नंबर 1 पे बताया जा रहा है मर्ज सॉर्ट में कि इफ़ इट इज़ ओनली वन एलिमेंट इन द लिस्ट विच मीन इट इज़ ऑलरेडी सॉर्टेड। अगर आपके पास लिस्ट में एक ही एलिमेंट है, ऑल्दो वो 1 हो, 0 हो, 100 हो, तो हम कह सकते हैं कि वो ऑलरेडी सॉर्टेड है क्योंकि जब उसके साथ कोई एलिमेंट दूसरा मौजूद ही नहीं है तो हम कंपेयर ही नहीं कर सकते। सेकंड स्टेप पे बताया जा रहा है कि डिवाइड द लिस्ट रिकर्सिवली इनटू टू हाल्फ्स until it can no more be divided। यानी आप अपने लिस्ट को जो मौजूद है एक से ज़्यादा उसे आप डिवाइड करें रिकर्सिवली उस वक्त तक जब तक वो इस काबिल ना रहे कि वो मजीद दो पार्ट में या दो चंक में डिवाइड ना हो सके। उसके बाद क्या करना है? मर्ज द स्मॉलर लिस्ट इनटू न्यू लिस्ट इन सॉर्टेड ऑर्डर। उसके बाद विच मीन आपने सॉर्ट करना है। सॉर्ट करने के बाद आप उन्हीं प्रोसीजर को क्या करेंगे? अंडू करेंगे, यानी इंडिविजुअली सॉल्व करने के बाद मर्ज करोगे, फिर मर्ज करोगे और फाइनली जो हमारे पास फाइनल आउटपुट आने वाला है वो मर्ज फॉर्म पर सॉर्टेड ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा। एग्जांपल में देखते हैं। तो इस वक्त हमारे पास जो लिस्ट है उसमें कितनी वैल्यू है? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो विच मीन जो भी आपकी साइज है आप उसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लिस्ट यहाँ से दो पार्ट पे डिवाइड हो जाएगी। तो अगर मैं इस दो पार्ट को डिवाइड करूँ तो ये एक सेपरेट पार्ट हो गया और दूसरा पार्ट हमारे पास ये हो गया। इसके बाद दोबारा हम इसी स्टेप को रिपीट करेंगे क्योंकि हमें रिकर्सिवली उस वक्त तक करते रहना है जब तक ये फर्दर डिवाइड होने के काबिल ना रहे। तो अब ये डिवाइड होने के बाद इस फॉर्म पर आ जाने वाला है। तो मैं अब डिवाइड करने के बाद यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि हमें याद रहे। तो एक पार्ट बन गया हमारे पास ये, एक पार्ट बन गया 3 and 12 का, एक पार्ट बन गया 9 and 11 का और एक पार्ट बन गया 6 and 12 का। फर्दर डिवाइडेबल है, बिल्कुल फर्दर डिवाइडेबल है। अगर मैं इसको मजीद डिवाइड कर दूं तो अब डिवाइड होने के बाद वैल्यू बन जाती है 14 7 3 12 9 11 6 12। ठीक है, सबको अलग अलग बना रहा हूं ताकि हमें ये बात क्लियर रहे कि ये सारी वैल्यू सेपरेट है। तो स्टेप नंबर 1 का भी काम कर लिया हमने, 2 का भी काम कर लिया। अब हमें क्या करना है? इन इंडिविजुअल वैल्यूज को क्या करना है? सॉर्टेड फॉर्म पे कन्वर्ट करके लेकर आना है। देखो, इन दोनों वैल्यू को अगर मैं सॉर्ट करूं तो इसका रिजल्ट आने वाला है 4 and 14। ठीक है, तो ये स्टेप तो हमारे डिवाइड का हो गया। अब हम इसे सॉर्ट एंड मर्ज की तरफ लेके जा रहे हैं। तो मैं कह सकता हूं 7 and 14 मर्ज होने के बाद इस फॉर्म पर आ गया। 3 and 12 पे ऑलरेडी ही सॉर्टेड है तो मुझे मजीद कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली इसे मर्ज कर सकता हूँ। उसके बाद 9 11 ऑलरेडी सॉर्टेड है, मुझे इस पे भी कोई करने की ज़रूरत नहीं है तो मैंने इसे भी वैसे ही लिख दिया। 6 12 भी ऑलरेडी है तो मुझे भी इस पे करने की ज़रूरत नहीं है और मैंने ऑलरेडी लिख दिया। तो पहले इंडिविजुअल वैल्यू को किया तो वो टू वैल्यूज में कन्वर्ट हो गए। अब 2 और 2 को करेंगे और इस 2 और 2 वैल्यू को करेंगे।
ठीक है। तो इस वैल्यू को यानी 7 को मुझे कंपेयर करना होगा इसके साथ और इसके साथ। तो आप देख रहे हो कि जब मैंने इसके साथ कंपेयर किया 7 को तो 3 वैल्यू छोटी है जबकि 12 बड़ी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट वैल्यू हमारी आ जाएगी 3, उसके बाद वैल्यू आ जाएगी क्योंकि ये 7 12 से भी छोटा है और 14 से भी छोटा है तो फिर 7। उसके बाद बारी आएगी इस हॉल की, इस हॉल के अंदर 3 ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है, फिर 12 को हम कंपेयर करेंगे 14 के साथ जो कि इससे बड़ी है तो 12 लिख दूंगा और एट लास्ट हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 14। तो अब ये यहाँ पर सॉर्ट हो चुका है। इसके बाद बारी आती है अदर 2 हाल्फ की, तो इसमें भी बिल्कुल उसी स्टेप को हम फॉलो करेंगे। 9 कंपेयर होगा 6 के साथ और 12 के साथ, तो 12 ऑलरेडी इससे बड़ा है लेकिन 6 इससे छोटा है, तो अब 9 को मैं रिप्लेस करके 6 कर दूंगा और उसके बाद 9 आएगा क्योंकि 9 फर्दर 12 से छोटा है। उसके बाद बारी आती है 11 की। 11 6 ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है, सिर्फ एक वैल्यू बच गई 12 जो कि उससे बड़ी है, तो 11 उसकी पहली जगह लेगी और उसके बाद हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 12 और एट लास्ट हमारे पास 2 हाल्फ भी कन्वर्ट होकर दोबारा से इंडिविजुअल 1 हाल्फ में कन्वर्ट हो चुके हैं। अगर आप बगौर देखो तो ये बिल्कुल वो स्टेप पर वापस आ गए हम जहां पर हमने 8 को डिवाइड किया था 2 से और 4 वैल्यू आई थी। अब मुझे कंपेयर करना है इस पूरे हाल्फ को इसके साथ, ठीक है, सॉर्टेड फॉर्म पे। तो आप देख रहे हो ये वैल्यू हमारे पास हर एक इंडिविजुअल वैल्यू से यहाँ कन्वर्ट हो चेक होगी क्योंकि आप देख रहे हो कि ये ऑलरेडी ही सॉर्टेड है, तो ये अपने आप से कंपेयर नहीं हो सकता बल्कि इससे होगा। तो इनकी तमाम वैल्यू इससे बड़ी है तो हमने पहले 3 लिख दिया। उसके बाद बारी आती है 7 की, तो 7 की कंपेयर अगर मैं इससे करता हूं तो यहाँ पर ऑलरेडी एक छोटी वैल्यू है 6, तो मैं वो 6 लिख देता हूँ। फिर उसके बाद 9 ऑलरेडी बड़ी है तो 7 की बारी आ जाएगी। 7 के बाद ये वैल्यू भी हो गई, ये भी हो गई और ये भी हो गई। उसके बाद बारी आती है यहाँ से 12 की। 12 कंपेयर होता है 9 के साथ, ठीक है, तो ऑलरेडी ही यहाँ पर क्या मौजूद है 9 जो कि उससे छोटी है तो मैंने वो लिख दिया। उसके बाद बारी आती है 12 की। अगेन 12 कंपेयर होता है 11 के साथ, ऑलरेडी उससे छोटी है, मैंने वो वैल्यू लिख दी। उसके बाद 12 से कंपेयर होता है, बोथ आर सेम, तो सबसे पहले ये वाला 12 आ जाएगा, उसके बाद जो दूसरा 12 यहाँ मौजूद है वो, और उसके बाद हमारे पास फाइनल एक वैल्यू बच गई जो खुद 14 है। और हमें पता है जब हमारे पास एक लास्ट वैल्यू होती है तो वो ऑलरेडी सॉर्टेड पे होती है और लास्ट पे चले जाती है और वो बड़ी भी है, तो अब हमें इसको कंपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अब जो हमारे पास फाइनल वैल्यू आई है वो मर्ज सॉर्ट को यूज़ करते हुए यानी डिवाइड एंड कंकर को यूज़ करते हुए सॉर्टेड फॉर्म पर कन्वर्ट होने के बाद हमारा फाइनल आउटपुट आ चुका है। कोड फॉर्म पे बात करूं तो हमने देखा कि सबसे पहले हम अपने एरे को फर्दर डिवाइड कर रहे हैं रिकर्सिवली, तो हमने अपने सूडो कोड में उसी चीज़ को इंडिकेट किया हुआ है कि अगर n की वैल्यू 1 होगी तो हम उसे रिटर्न करवाएंगे, वगरना हम हर दफ़ा अपनी वैल्यूज़ को क्या करते रहेंगे, फर्दर डिवाइड करते रहेंगे। डिवाइड करने के बाद आप देख रहे हो हमने वाइल लूप का इस्तेमाल करके यहाँ वैल्यू को देखा है कि अगर वो वैल्यू दूसरे वाली वैल्यू से बड़ी है तो हम उसको रिप्लेस करते हैं या फिर रिमूव करके दूसरे फॉर्म पर ले आते हैं। जैसे इस स्टेप पे भी आप देख रहे हो कि अगर ये वाली वैल्यू उससे बड़ी नहीं होती है तो हम इसे छोड़ देते हैं, बल्कि ऊपर आगे वाली वैल्यू पे चले जा रहे हैं। उसी चीज़ को स्टोर पर सूडो कोड पे दिखाया जा रहा है। जब फाइनल हमारे तमाम स्टेप हो गए तो हमने वाइल लूप को फर्दर 2 टाइम मजीद यूज़ किया है, जो कि A हैज़ द एलिमेंट और B हैज़ द एलिमेंट के लिए कर रहे हैं कि अगर एक चंक के अंदर हमारे एक एलिमेंट मौजूद है तो हम पहले उसे सॉर्ट करेंगे, और अगर B दूसरे चंक में दूसरा कोड मौजूद है तो हम उसे हैंडल करेंगे। यही वजह है कि फाइनली आउटपुट होने के बाद आप देख रहे हो कि हर एक सेपरेट चंक को करने के बाद फिर हम उसे दूसरे वाले से कंपेयर कर रहे हैं। यही वजह है कि हमारे पास 2 फर्दर यहाँ पर लूप मौजूद है जो किसी भी लैंग्वेज पे आप प्लॉट कर सकते हैं, C या C#, जावा, वटेवर जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप यूज़ करना चाहते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी के हवाले से बात करें तो जब भी हम डिवाइड एंड कंकर को यूज़ करते हैं, जैसे हमने बाइनरी सर्च के अंदर भी देखा था, जब भी हम अपने प्रॉब्लम को डिवाइड कर रहे होते हैं तो कॉम्प्लेक्सिटी का सबसे पहला मेयार log n है जब भी हम डिवाइड कर रहे होते हैं। लेकिन तुम्हें याद है और तुमने देखा भी कि log n हम उसी बेस पर करते हैं जब हमारे पास कोई वैल्यू हो, ठीक है, और हम यहाँ जानते हैं कि जो हमारे वैल्यू है लॉग लिस्ट की वो n है, वी डोंट नो कितनी वैल्यू होने चाहिए या होने वाली है। यही वजह है यहाँ पे बताया जा रहा है कि वी डिवाइड अ नंबर इनटू half in every step. It can be represented using logarithmic function which is log n, and the number of step can be represented by n+1. हर दफ़ा n+1 step उसमें चलने वाले। Also we perform a single step operation to find out the middle of any sub array, ठीक है ना। जाहिर सी बात है जब भी हम डिवाइड कर रहे हैं तो हम सब एरे को मिड पॉइंट पे जा रहे हैं ना उसके, ठीक है, मिड पॉइंट पे जाने के बाद हम उसे डिवाइड कर रहे हैं तो हमें n स्टेप की उसके लिए भी ज़रूरत पड़ रही है, और साइज ऑफ एरे भी हमारे पास n है। तो यही वजह है कि log n के साथ हमारे पास एक कॉम्प्लेक्सिटी n की भी आ जाएगी, विच मीन जो फाइनल हमारे पास इस प्रॉब्लम की कॉम्प्लेक्सिटी है वो n log n है। इस 1 को हम इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हमें पता है कि हम लोअर टर्म को और कांस्टेंट को नहीं लेते हैं, तो हमारे पास फाइनल जो कॉम्प्लेक्सिटी आती है मर्ज सॉर्ट की वो n log n आती है।
तो होपफुली ये बातें आपको क्लियर होगी। अगर कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, आप कमेंट सेशन में मुझसे पूछ सकते हैं। इस सेशन पर हमने सक्सेसफुली देखा कि एक्चुअली डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम एनालिसिस के अंदर मर्ज सॉर्ट का क्या कॉन्सेप्ट है, उसकी क्या बेसिक एल्गोरिथम है जो कि डिवाइड एंड कंकर के नाम से हैं, किस तरह से प्रॉब्लम को सब पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक प्रॉब्लम को हमने सॉल्व करके भी देखा, फिर उसके बाद हमने कोड पे एल्गोरिथमिक वे पर यानी सूडो कोड के वे पर देखा कि उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो सकती है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अप टू डेट के हवाले से आपको चीज़ें पता चलती रहें कि किस किस तरह की चीज़ें हम अपलोड कर रहे हैं यूट्यूब चैनल पर, क्योंकि हमारा जो कोर्स का मकसद है वो दो हैं। एक तो ये है कि आप इस कोर्स को अगर पढ़ रहे हैं तो उसमें पास हों, साथ ही साथ हम किसी भी जगह पर बेसिक और अच्छी तरीके से इंटरव्यू कैसे क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर कंप्यूटर साइंस या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर एक कोर सब्जेक्ट है जो किसी ना किसी इंटरव्यू लेवल में आपसे ज़रूर पूछा जाता है। थैंक यू वेरी मच।